विचित्र पुष्प पार्ट 6। उत्तुंग जाति की प्रजा को इस बात पर असीम आनंद हुआ कि राजा राजकुमारी के साथ उनके निवास स्थान पर पधारे थे। इस बात पर भी उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि राजा ने स्वयं राज्य पर आई विपदा को दूर करने के लिए उनसे सहायता मांगी थी और अपनी ही जाति के युवक उत्तुंग ने यह कार्यभार अपने कंधों पर लिया। अपने कुलदेवता से उन्होंने प्रार्थना की कि उत्तुंग अपने प्रयत्न में सफल हो और सकुशल लौटे। उस युवक के सम्मानार्थ शाम को एक बड़े भोजन का प्रबंध किया गया। बड़े और छोटे सब बस्ती के समीप के एक विशाल मैदान में इकट्ठे हुए। प्रधान शंभु व अन्य जातियों के प्रमुख जहां आसीन हुए वहीं उत्तुंग के लिए भी आसन डाला गया। भोजन करते हुए प्रमुख आपस में चर्चा कर रहे थे कि उत्तुंग उस राक्षस जंतु का कैसे सामना करे, किस उपाय से उसका रास्ता सुगम हो सकता है आदि। चर्चाएं और भोजन समाप्त होने के बाद प्रधान शिंबू उपस्थित लोगों को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे उत्तुंग को भली भांति मालूम है कि ये शताब्दिक फूल कहाँ विकसित होते हैं। कल सवेरा होते ही 6 नवयुवक उसके साथ जाएंगे और उन पुष्पों को ले आएंगे। रात को राक्षस जंतु के आ जाने की आशंका है, इसलिए सूर्यास्त के पहले ही यह काम खत्म होना चाहिए। जो फूल तोड़े गए हैं उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर सुरक्षित रखे जाए और सब रात तक बस्ती में पहुंच जाए। थोड़ी देर रुककर फिर बोला, उन फूलों को समुद्र के बीच पहुंचाने के लिए एक नाव चाहिए। समुद्री तट का प्रदेश बर्बाद हो चुका है, इसलिए वहां नाव के मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए हमें ही यहाँ एक नाव बनानी होगी। क्या तुम में से कोई जानता है नाव बनाने की कला? जनता के बीच में से 2 आदमी आगे बढ़े और बोले, हम कुछ समय तक समुद्री तट पर रह चुके हैं। वहाँ हमने नाव बनाने की पद्धति सीखी है। हम नाव बना सकते हैं। कितने दिनों में नाव तैयार करेंगे? प्रधान ने पूछा। 2 दिनों में यह काम हो जाएगा, उन्होंने उत्तर दिया। धन्यवाद कहते हुए शंभू ने जनता की ओर देखा और कहा, तो कल सवेरे उत्तुंग के साथ पुष्प लाने कौन कौन जाएंगे? सब युवकों ने मैं कहते हुए हाथ उठाए। तुम्हारे उत्साह को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। 6 युवक आए तो काफ़ी होगा। कहते हुए उत्तुंग ने 6 युवकों को चुना और उन्हें अलग खड़ा किया। फिर उत्तुंग ने प्रधान तथा वहां उपस्थित प्रमुखों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनके आशीर्वाद लिए। प्रधान शिंभू ने बड़े प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। उत्सुंग हंसता हुआ अपनी बहन रजनी को लेकर अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। दूसरे ही दिन सवेरे उत्तुंग चुने गए उन 6 युवकों को लेकर उस पहाड़ की तरफ निकला जहाँ शताब्दिक पुष्प विकसित होते हैं। जिस जिस पेड़ पर विकसित पुष्प है उन्होंने कुल्हाड़ियों से काटा और जमीन पर गिराया। जो पेड़ के नीचे गिरे थे उनसे उन विकसित फूलों को तोड़ा और इकट्ठा करके बांध लिया। वहाँ 2 कोमल पौधे उत्तुंग ने देखा तो उन्हें भी उखाड़कर फूलों के साथ बांध दिया और एक बड़े पत्थर के पीछे सुरक्षित रखा। जब सूर्यास्त हो रहा था तब 7 युवक अपनी बस्ती की ओर निकल पड़े। जब वे बस्ती के निकट आए तो प्रधान शंभू ने सामने से आया और पूछा, जिस काम पर आप लोग गए हैं वह काम पूरा हो गया है ना? उत्तुंग ने हंसते हुए कहा, हाँ हो गया है। कल शाम तक नाव तैयार हो जाएगी। परसों सवेरे हम सब समुद्र के किनारे की तरफ निकल पड़ेंगे। निकट ही खड़ी नाव के निर्माण का काम करने वालों को देखते हुए प्रधान ने कहा। फिर उसने उत्तुंग से कहा, आप लोग थके मंद लौटे हैं, जाइए और सो जाइए। आज रात को कुछ लोगों को बस्ती की देखभाल के लिए तैनात करूँगा। हाँ कहते हुए उत्तुंग अपने मित्रों के साथ वहाँ से चला गया। आधी रात तक प्रधान शंभू भी पहरेदारों के साथ साथ घूमता रहा। जब उन्होंने बारंबार मना किया तो वह अपने ही घर की ओर लौट पड़ा। सवेरे ही पहरेदार प्रधान के पास आए और बोले, रात को राक्षस जंतु इस तरफ नहीं आया है, लेकिन कहीं दूर से पेड़ों के गिरने की आवाज़, चट्टानों के घड़घड़ा गिरने की विचित्र ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ी। चौथे प्रहर से वे ध्वनियाँ भी कम होती गई।
प्रधान ने उन्हें जाने को कहा। दूसरे दिन प्रधान के आदेशानुसार उत्तुंग अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर गया जहाँ शताब्दिक पुष्प बांधकर सुरक्षित रखे गए हैं। वे उन पुष्पों को ले आए। उनके आते आते नाव के पास प्रधान तथा उत्तुंग की बहन रजनी भी पहुंच चुके थे। नाव तैयार है। प्रधान उन पुष्पों को बड़े आश्चर्य से और गौर से देख रहा। उनकी सुगंध ने वहां उपस्थित सब लोगों को मुग्ध कर दिया। दूसरे दिन बोरे में प्रधान, उत्तुंग और उनकी बहन रजनी, फिर उनके पीछे चार दृढ़ शरीर वाले नव दौड़े हुए दक्षिणी समुद्र की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बस्ती के कुछ लोग उनके साथ थोड़ी दूर तक आए और फिर विदा लेकर वापस चले गए। सूर्यास्त के पहले ही समुद्री तट पर पहुंचने का उन्होंने संकल्प किया था, इसलिए तेजी से वे चलते रहे। मध्याह्न तक आधी दूरी तक वे पहुंच गए और एक बरामद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम किया। फिर निकलकर सूर्यास्त के पहले ही समुद्र के किनारे पहुंच गए। जो नाव ढोकर लाए थे उन्होंने उसे समुद्र के जल के पास पहुंचाया। बाकी लोगों ने फूलों के उन गट्टरों को नाव में रखा। पुष्पों से मधुर सुगंधित फैल रही थी। उत्तुंग ने प्रधान के पैर छूकर प्रणाम किया। प्रधान ने बड़े प्यार से उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। हमारे कुल देवता की कृपा से तुम अवश्य ही सफलीपूर्वक लौटोगे। उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। बगल में ही खड़ी बहन रजनी ने कहा, भैया तुम्हें जल्दी लौटना है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी। कहती हुई उसने अपने एक गठरी दी जिसमें भोजन की सामग्री रखी हुई थी। फिर उसने कहा, रास्ते में भूख लगे तो यह खाने के लिए है। हंसते हुए उत्तुंग ने उसे लिया और कहा, राजकुमारी, तेरी देखभाल में कोई कसर नहीं रखेगी। मैं जल्दी ही लौटूंगा। राजकुमारी से भी यह बात बताना। उसने अपने मित्रों की ओर हंसते हुए देखा और नाव में बैठकर डांट हाथ में लिया। मित्रों ने नाव को पानी में ढकेला। नाव लहरों पर गिरती और उठती हुई आगे बढ़ने लगी। किनारे पर खड़े सब लोगों ने हाथ हिलाते हुए हंसते हुए उसे विदा किया। अब नाव और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब तक नाव आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक लोग उसे देखते ही रहे। प्रधान जब वापस लौट पड़ा तब वे भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। प्रधान ने रजनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। सब राजधानी की ओर शांत जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से पेड़ गिर गए हैं और कितने ही घर जमीन पर गिरे पड़े हैं। अच्छा हुआ कि कोई मानव वहां नहीं था। प्रधान शंभू ने कहा, हम सूर्यास्त के पहले ही समुद्री तट पर पहुंच गए, नहीं तो मालूम नहीं कि हम पर भी कैसे विपत्ति आती। राक्षस जंतु अवश्य ही बड़ा ही भयानक जंतु है। कभी कभी लगता है कि हम उत्तुंग को मौत के मुंह में बेच रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि उत्तुंग की वीरता, आत्मविश्वास व देशभक्ति उसे अवश्य ही विजयी बनाएंगे। वे इसी के बारे में आपस में बातें करते हुए आगे बढ़े। सब महसूस करने लगे कि ऐसा विनाश मानव मात्र से संभव नहीं। यह अवश्य ही असीम बलशाली राक्षस जंतु की ही करतूत होगी। रात और गुजरते तो राक्षस जंतु का समुद्र से निकल आने की संभावना है, खतरा है। इसलिए वे तेजी से चलने लगे। थोड़ी देर जाने के बाद वे जंगल से होते हुए जाने लगे। आकाश में बादल छाए हुए थे, इसलिए अंधेरा ही अंधेरा था। मजबूरन वही एक जगह पर ठहर कर उन्हें रात गुजारनी पड़ी। पूरब की दिशा में जब प्रकाश फैला तब वे राजधानी की ओर निकल पड़े और सकुशल पहुंच गए। राजभवन पहुंचने के बाद पहरेदारों को उन्होंने अपने आने की सूचना दी। राजा प्रताप वर्मा उस समय सेनाधिपति गंभीर वर्मा से सुरक्षा के प्रबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें समाचार मिला वे सेनाधिपति के साथ आए और सादर उनका स्वागत किया। माणिक्यपुरी को घोर विपत्ति से बचाने के लिए जो श्रद्धा आप दिखा रहे हैं उनके लिए मैं आप सबको कृतज्ञ हूँ। प्रजा आपकी देशभक्ति व त्याग को सदा याद रखेगी, राजा ने शंभू से कहा। शंभू ने विनय से कहा, अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें अपने जो एक अवकाश दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। महाराज, कल शाम को ही शताब्दिक पुष्प लेकर राक्षस जंतु की खोज में उत्तुंग समुद्र में निकल पड़ा है। अच्छा,
इतनी जल्दी? आपकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। कहते हुए उसने रजनी को देखते हुए कहा, रजनी, इधर आ। रजनी के आगमन का समाचार राजकुमारी को जैसे ही मालूम हुआ, वैसे ही वह वहां पहुंच गई थी। उसने रजनी से कहा, इस पल से हम दोनों दोस्त हैं। कहती हुई उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसने अपने अंतपुर की ओर ले गई। रास्ते में रजनी ने राजकुमारी से कहा, मेरे भैया जब निकल रहे थे तब उसने आपको संदेश देने के लिए मुझसे कहा है कि वह जल्दी ही लौट आएगा। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे भैया अपने प्रयत्न में अवश्य ही सफल होकर लौटेंगे। हंसती हुई राजकुमारी ने कहा, कहानी और है।